नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना। कहा देश मोदी की बनाई हुई तबाही से फंसा हुआ है, आपदाओं में फंसा हुआ है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश का, जहां पर सरकार ने जनता को ठगने जैसा काम किया। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। सरकारी दुकानें से लोगों को बांटा गया जानवरों के खिलाने लायक चावल। जी हाँ दोस्तों, ये बेहद दुखद खबर मध्य प्रदेश से निकल के आ रही है, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें मध्य प्रदेश में बढ़ सकती हैं। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान पर पी चिदम्बरम ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मानव निर्मित आपदा के लिए भगवान को दोष मत दो, सरकार की नीतियां दोषी है, ना कि भगवान। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में बताइए कि क्या वाकई में देश मोदी द्वारा बनाई गई आपदाओं से फंसा हुआ है, हाँ या ना में। आप हमें अपनी राय जरूर बताइए दोस्तों। रुक कर देते हैं आप बड़ी खबरों की तरफ। राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम पर निशाना। कहा देश मोदी की बनाई हुई आपदाओं में फंसा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ट्वीट के जरिए हमला बोला है। पिछले कुछ दिनों से राहुल लगातार पीएम मोदी पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। राहुल ने बुधवार को देश में कोरोना के बढ़ते मामले, गिरती जीडीपी और चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि भारत मोदी की बनाई हुई आपदाओं के बीच फंसा हुआ है। राहुल ने 6 मुद्दे गिनाए। वहीं पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, आम आदमी शायद जीडीपी का वित्तीय प्रभाव तो नहीं जानता, पर यह जरूर समझता है कि नोटबंदी, गलत जीएसटी, देशबंदी के डिजास्टर स्ट्रोक को मास्टर स्ट्रोक बताना सफेद झूठ है। उन्होंने कहा कि 6 साल से गिरती अर्थव्यवस्था का इल्जाम भगवान पर लगाना अपराध है। इसी अंधेर को आदमी की कमर टूटना कहते हैं। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता ने 30 अगस्त को एक वीडियो रिलीज कर कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 40 वर्षों में पहली बार भारी मंदी में है। असत्याग्रही इसका दोष ईश्वर को दे रहे हैं। नोटबंदी, गलत जीएसटी और लॉकडाउन इनफॉर्मल इकोनॉमी पर हमले के 3 बड़े उदाहरण हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, सरकारी दुकानों से लोगों को बांटा गया जानवरों के खाने का लायक चावल। जी हां दोस्तों, क्या पशुओं और इंसानों के खाने के लिए एक तरह का खाद्यान्न फिट हो सकता है? लगता है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ऐसा ही समझती है। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के आदिवासी बहुत जिलों में घोड़ों और मवेशियों के खाने लायक चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लोगों में बांटा गया। ऐसा बालाघाट और मंडला जिलों में किया गया। इस आशय का पत्र भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक प्रभाग ने लिखा है। मंत्रालय के खाद्य और जन वितरण विभाग के स्टोरेज एंड रिसर्च डिवीजन ने मध्य प्रदेश सरकार को ये पत्र भेजा है। पत्र 21 अगस्त को भेजा गया। इसकी प्रति आज तक इंडिया टुडे के पास मौजूद है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 30 जुलाई और 2 अगस्त 2020 के बीच बालाघाट और मंडला जिलों में 4 गोदामों और एक फेयर प्राइस शॉप से चावल के 32 नमूने लिए। इनकी जांच NABL से मान्यता प्राप्त सेंट्रल ग्रेन्स एनालिसिस लेबोरेटरी में हुई। ये लैब भारत के साथ साथ सार्क के अन्य देशों के लिए भी रेफरल लैब है। मध्य प्रदेश के 2 आदिवासी जिलों से लिए गए चावल के नमूनों की जांच से सामने आया कि ये इंसानों के खाने के लिए सही नहीं है और एक कैटेगरी में आते हैं, यानी ये अनाज सिर्फ मवेशियों के खाने के लिए ही फिट है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वित्त मंत्री सीतारमण के एक्ट ऑफ गॉड वाले बयान पर बोले चिदम्बरम, मानव निर्मित आपदा के लिए भगवान को दोष मत दो। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में अर्थव्यवस्था में नरमी का कारण दैवीय घटना बताया था। वित्त मंत्री की इस टिप्पणी पर कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने तीखी आलोचना की है। चिदम्बरम ने कहा, मानव निर्मित आपदा के लिए भगवान को दोष मत दीजिए। चिदम्बरम ने ये बात एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। पी चिदम्बरम ने कहा, भगवान को दोष मत दो, असल में आपको तो भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। भगवान ने देश के किसानों को आशीर्वाद दिया है। कोरोना महामारी एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आप इस प्राकृतिक महामारी को मनुष्य निर्मित आपदा से जोड़ रहे हैं। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद 41वीं बैठक के बाद कहा था कि अर्थव्यवस्था असाधारण स्थिति का सामना कर रही है। यह दैवीय घटना है। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में गिरावट तक आ सकती है। इससे पहले रिजर्व बैंक ने इसी सप्ताह कहा था कि आर्थिक गतिविधियों में गिरावट दूसरी तिमाही में भी जारी रहने की आशंका है। मई और जून में जो तेजी देखी गई थी, ऐसा लगता है कि वह नदारद हो गई है। इसका कारण कुछ राज्यों में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए फिर से लॉकडाउन लगाया जाना है। कोविड-19 संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल-जून तिमाही में 23.9% की भारी गिरावट आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली तिमाही के सकल घरेलू
उत्पाद के आज जारी किए। इन आंकड़ों में जीडीपी में भारी गिरावट दिखी है। सकल घरेलू उत्पाद में इससे पिछले वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी। अलग अलग रेटिंग एजेंसियों और इंडस्ट्री के जानकारों ने पहली तिमाही में जीडीपी में गिरावट आने के अनुमान दिए थे। इसकी साफ तौर पर वजह बताई गई कि कोरोना वायरस महामारी और उसको रोकने के लिए लगाए लॉकडाउन के चलते औद्योगिक उत्पादन गिरा है। देश में सकल घरेलू उत्पाद में बेतहाशा कमी आई है और रोजगार के आंकड़ों में भी बड़ी गिरावट है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद के मानसून सत्र में नहीं होगा प्रश्नकाल, विपक्षी पार्टियों ने निर्णय को लोकतंत्र की हत्या कहा। जी हां दोस्तों, इस बार मानसून सत्र में सरकार ने प्रश्नकाल रद्द करने का फैसला किया है। 14 सितंबर से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उसमें प्रश्नकाल नहीं किया जाएगा। हालांकि शून्यकाल और दूसरी कार्रवाई सदन की अनुसूची के आधार पर आयोजित की जाएगी। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल दागने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस और टीएमसी की ओर से इस फैसले पर नाराजगी जताई गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि मैंने 4 महीने पहले कहा था कि मजबूत नेता महामारी को लोकतंत्र खत्म करने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सत्र का ये नोटिफिकेशन बता रहा है कि इस बार प्रश्नकाल नहीं होगा। हमें सुरक्षित रखने के नाम पर ये कितना सही है। थरूर ने आगे लिखा कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन यह सरकार संसद को एक नोटिस बोर्ड की तरह बनाना चाहती है और अपने बहुमत को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। जिस एक तरीके से जवाबदेही तय होती है उसे भी किनारा किया जा रहा है। हालांकि सरकार के इस फैसले पर टीएमसी पार्टी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने आपत्ति जताई है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि संसद सत्र शुरू होने से 15 दिन पहले प्रश्न संसद में जमा करते हैं। सत्र की शुरुआत 14 सितंबर से शुरू हो रही है, तो क्या प्रश्नकाल रद्द हो गया? उन्होंने आगे लिखा कि 1950 से पहली बार विपक्ष के सांसद सरकार से सवाल पूछने का अधिकारी खो बैठे हैं। उन्होंने लिखा कि जब संसद की सारी कार्रवाई पूर्ण रूप से चल रही है तो प्रश्नकाल को ही क्यों रद्द किया गया है? लोकतंत्र की हत्या के लिए महामारी को बहाना बनाया जा रहा है। अधिसूचना के मुताबिक जो सदस्य मानसून सत्र के दौरान संसद में उपस्थित होंगे उन्हें कोरोना वायरस को लेकर दी गई सभी गाइडलाइंस और नियमों का पालन करना होगा। इसमें 72 घंटे के अंदर कोरोना वायरस का परीक्षण कराना भी शामिल है। उच्च सरकारी सूत्रों की माने तो इस बार मानसून सत्र दैनिक आधार पर आयोजित किया जाएगा और हफ्ते के आखिर में भी कोई छुट्टी नहीं होगी। संसद के दोनों सदनों में दैनिक आधार पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। पहले ही दिन यानी 14 सितंबर को लोकसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगी, तो वहीं राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक होगी। 14 सितंबर के बाद राज्यसभा सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, तो लोकसभा दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक बैठेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। डीजल गाड़ियों के पंजीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने डीजल गाड़ियों के पंजीकरण की अनुमति के लिए विशेष सुरक्षा दल की याचिका पर मंगलवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एसपीजी के डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने एसपीजी की याचिका पर केंद्र, दिल्ली सरकार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी को 4 सप्ताह में जवाब देने हैं। एसपीजी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 9 अक्टूबर 2019 के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। एनजीटी के डीजल वाहनों के पंजीकरण की अनुमति देने से इनकार करने संबंधी आदेश पर पुनर्विचार के लिए एसपीजी का आवेदन खारिज कर दिया था। एनजीटी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर यह अनुमति नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली में किसी भी नए डीजल वाहन का पंजीकरण नहीं होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राबड़ी और तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, कहा डबल इंजन की सरकार ने बिहार में बेरोजगारी बढ़ा दी। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर राज्य सरकार पर तंज कसा है। राबड़ी देवी ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की याद दिलाई तो नेता प्रतिपक्ष ने बिहार को बेरोजगारी का अड्डा बताते हुए तंज कसा है। कहा है कि इसके बाद भी सरकार कहती है मेरा काम याद रखिएगा। उनका कहना भी जायज है, ये घटनाएं भूलने वाली थोड़े ही है। राबड़ी देवी ने आरोप लगाया है कि सत्ता संरक्षण में मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ। उधर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार में बेरोजगारी काफी बढ़ा दी है। उन्होंने केंद्र पर भी वार करते हुए कहा है कि वादा किया था करोड़ों नौकरी देने का, लेकिन यहाँ तो पहले जो नौकरी कर रहे थे उन्हें भी हटाया जा रहा है। ये बेरोजगारी युवक सरकार के इस कार्य को जरूर याद रखेंगे। यह उनके जीवन में कभी ना भूलने वाली घटना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की जनता में नीतीश कुमार के खिलाफ काफी आक्रोश है। बुलो मंडल। जी हाँ दोस्तों, आगामी
आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल ने मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया। इस दौरान पूर्व सांसद ने जनसंपर्क अभियान चलाकर लोगों से संवाद भी किया। पूर्व सांसद ने कहा कि बिहार की जनता में नीतीश कुमार के खिलाफ काफी आक्रोश है। सरकार कोरोना तथा बाढ़ जैसी समस्या के समाधान के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता नीतीश कुमार की सरकार को हटाने के लिए संकल्पित है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी की एंट्री, बीजेपी जेडीयू के खिलाफ उतारेगी उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, बिहार के चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIM भी उतर गई है। पार्टी की ओर से आज बड़ा ऐलान किया गया है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में AIM के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान और हैदराबाद के पूर्व मेयर सह पार्टी के बिहार प्रभारी माजिद हुसैन ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विधानसभा उम्मीदवारों का ऐलान किया। पार्टी ने अपनी पहली सूची में 22 जिलों के 32 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। आज विधानसभा की 18 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। AIM के नेताओं ने कहा कि पार्टी ने बीजेपी जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। AIM प्रदेश अध्यक्ष ने बिहार की NDA सरकार पर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि NDA सरकार ने विकास के नाम पर बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। बिहार में NDA की सरकार है, लेकिन बिहार की अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। यह बिहार की जनता के साथ धोखा है। आपको बता दें कि AIM लगातार बिहार में राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कवायद में जुटी है। पिछले दिनों AIM के नेताओं ने बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी से भी मुलाकात की थी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार सरकार ने जिसे राजधानी पटना में जल जमाव का बताया था जिम्मेवार, उसने मीडिया में आकर खोल दिए सभी राज। जी हां दोस्तों, पूर्व नगर आयुक्त और प्लूरल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अनुपम सुमन ने मंगलवार को पटना के होटल मौर्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने पिछले साल राजधानी पटना हुए जल जमाव को लेकर बिहार सरकार की ओर से उनके खिलाफ जारी किए गए पत्र के संबंध बात की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पटना नगर निगम की कोई हैसियत नहीं। PC में अनुपम सुमन सरकार पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा, मैं माँ और दादी के कहने पर सिविल सर्विस में आया था, लेकिन मुझे पता था कि आप अगर नौकरशाही में आकर ईमानदारी से काम करते हैं और पैसा कमाने के लिए कोई भी अलग बिजनेस नहीं करते हैं तो अंत में यही होगा। आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के भी साथ होगा। पटना में ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, डीजल बचाने के लिए पंप नहीं चलाते हैं। पटना नगर निगम की कोई हैसियत नहीं है। विदेशों के मुकाबले यहाँ का नगर निगम एक टोकन बना हुआ है। उन्होंने कहा, बिहार में जितने भी म्युनिसिपल हैं उनके पास कोई पावर नहीं है। ये पटना नगर निगम नहीं, पटना नरक निगम है। मैं इस अफसोस के साथ नहीं मरना चाहता था कि मैं पटना के लिए कुछ नहीं कर सका, जबकि मैं कर सकता था। पटना में कभी भी डोर टू डोर कचरा उठाने का काम नहीं हुआ। पटना में नाले हैं ही नहीं तो सफाई कहाँ से होगी? ये रटा रटाया जवाब है कि नालों की सफाई नहीं हुई है। पटना नगर निगम को स्वायत्तता दिए कुछ बिना संभव नहीं है। स्वायत्तता से फंड की कमी पूरी हो जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। SSC और रेलवे की परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी को लेकर प्रियंका गांधी का मोदी सरकार पर निशाना, कही ये बात। जी हां दोस्तों, गिरती अर्थव्यवस्था और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर पहले से ही हमलावर है। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने SSC और रेलवे की परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि SSC और रेलवे ने कई सारी परीक्षाओं के परिणाम सालों से रोक कर रखे हैं। कब तक सरकार युवाओं के धैर्य की परीक्षा लेगी? युवाओं को भाषण नहीं, नौकरी चाहिए। प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, SSC और रेलवे ने कई सारी परीक्षाओं के परिणाम सालों से रोक कर रखे हैं। किसी का रिजल्ट अटका हुआ है तो किसी की परीक्षा। कब तक सरकार युवाओं के धैर्य की परीक्षा लेगी? कब तक? युवाओं की बात सुनिए सरकार, युवा को भाषण नहीं, नौकरी चाहिए। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी SSC और रेलवे की परीक्षाओं के रिजल्ट में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधे हुए उसे विश्वासघाती सरकार बताया। करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार पूरी तरह हो चुकी है विफल, झारखंड CM हेमंत सोरेन का निशाना। जी हां दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, केंद्र सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, शायद आने वाले समय में और भी बुरे समय से गुजरना पड़ेगा। झारखंड CM ने कहा, आप देख रहे हैं सब भगवान भरोसे है। GST के संदर्भ में भी इन्होंने राज्य सरकारों को उलझाने का प्रयास किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे राज्य के
संसाधनों से पूरे देश का पेट भरने की तैयारी हो रही है। हमारे राज्य को जिस तरह से मार झेलना पड़ रहा है, हमारी स्थिति खराब और यहाँ के संसाधनों पर उनका राज ऐसा नहीं चलेगा। हम गंभीरता से चीजों को ले रहे हैं। राज्य सरकार के जो भी अधिकार हैं उसे हम लड़कर लेंगे। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप और उसकी रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन से देश की नरमी में फंसी अर्थव्यवस्था पर और बुरा असर पड़ा है। सरकार की ओर से सोमवार को जारी सरकारी आंकड़े के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के अप्रैल-जून तिमाही में अर्थव्यवस्था में 23.9% की अब तक की सबसे बड़ी तिमाही गिरावट आई है। इस दौरान कृषि को छोड़कर विनिर्माण, निर्माण और सेवा समेत सभी क्षेत्रों का प्रदर्शन खराब रहा है। सबसे अधिक प्रभाव निर्माण उद्योग पर पड़ा है, जो 50% से भी अधिक गिरा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में इससे पूर्व वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी। सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। इसका असर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर पड़ा है। विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन में 2020-21 की पहली तिमाही में 39.3% की गिरावट आई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में इसमें 3% की वृद्धि हुई थी। हालांकि कृषि क्षेत्र में इस दौरान 3.4% की वृद्धि हुई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नोटबंदी के बाद से आधी रह गई जीडीपी। राहुल गांधी बोले, तभी से शुरू हुई है तबाही। जी हां दोस्तों, कोविड-19 संकट के बीच देश की अर्थव्यवस्था में चालू वित्त वर्ष 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में 23.9% की भारी गिरावट आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े सोमवार को जारी किए। इन आंकड़ों में जीडीपी में भारी गिरावट दिखी है। सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष 2019-20 की इसी तिमाही में 5.2% की वृद्धि हुई थी। जीडीपी विकास दर में गिरावट के बाद विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी और उसके बाद से एक के बाद एक गलत नीतियां अपनाई गई। उन्होंने ट्वीट किया, जीडीपी 23.9% हो गई। देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी। तब से सरकार ने एक के बाद एक गलत नीतियों की लाइन लगा दी। आंकड़ों की बात करें तो बीते 5 साल में जीडीपी का हाल कुछ यूं रहा है। साल 2015-16 में यह 8% रही, 2016-17 में 8.2%, 2017-18 में 7.2%, 2018-19 में 6.1%, 2019-20 में 4.2%। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था डुबो दी। उन्होंने ट्वीट किया, आज से 6 महीने पहले राहुल गांधी जी ने आर्थिक सुनामी आने की बात बोली थी। कोरोना संकट के दौरान हाथी के दांत दिखाने जैसा एक पैकेज घोषित हुआ, लेकिन आज हालत देखिए, जीडीपी 23.9% तक गिर गई। भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को डुबा दिया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, मोदी जी अब तो मान लीजिए कि जिसे आपने मास्टर स्ट्रोक कहा, वास्तव में वो डिजास्टर स्ट्रोक था। नोटबंदी, गलत जीएसटी और देशबंदी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, कहा युवाओं को नौकरी चाहिए, नारे नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को मोदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश के युवा नौकरी चाहते हैं, खाली नारे नहीं। राहुल गांधी ने सरकार पर यह हमला जेईई, नीट की परीक्षाओं और एसएससी की परीक्षा के मुद्दे पर बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भारत के भविष्य को खतरे में डालने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने लिखा, मोदी सरकार भारत के भविष्य को खतरे में डाल रही है। अहंकार उन्हें जेईई, नीट उम्मीदवारों की वास्तविक चिंताओं के साथ साथ एसएससी और अन्य परीक्षा देने वालों की मांगों को अनदेखी करवा रहा है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि नौकरी दो, खाली नारे नहीं। मालूम हो कि विपक्ष और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं सरकार से कोविड-19 के प्रसार और कुछ राज्यों में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जेईई मेंस और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के आयोजन को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। हालांकि सरकार ने परीक्षाओं को कराने का फैसला लिया, जिसके बाद मंगलवार से जेईई मेंस की परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया। वहीं इससे पहले राहुल गांधी ने जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी और उसके बाद से एक के बाद एक गलत नीतियां अपनाई गई। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, जीडीपी 23.9% हो गई। देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी नोटबंदी से शुरू हुई थी। तब से सरकार ने एक के बाद एक गलत नीतियों की लाइन लगा दी। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाया कि सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था डुबो दी।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार ने सभी सुझावों व चेतावनियों को पूरी तरह से किया नजरअंदाज, गहलोत। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर नकारात्मक रहने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। देश में जीडीपी अपने सबसे खराब दौर में है। गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट जारी कर कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लंबे समय से डूब रही है, लेकिन एनडीए सरकार ने स्थिति में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। सभी सुझावों चेतावनियों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। सरकार की अक्षमता के कारण लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सबसे अधिक चिंताजनक है कि अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में तेजी से गिरावट आई है। निर्माण और विनिर्माण क्षेत्र में अप्रैल जून में क्रमशः 50 और 39% से अधिक गिरावट आई है, जबकि व्यापार, होटल, परिवहन और संचार में 47% की गिरावट दर्ज की गई है। सरकार को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है। करते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक, व्हाट्सएप पर राहुल गांधी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने खोली पोल, दोषियों को हो सजा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पर गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर आरोप लगाते हुए कहा कि फेसबुक और व्हाट्सएप देश के लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी ने इस मामले में जाँच की मांग की है। राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि फेसबुक ने जानबूझकर चुनाव प्रचार में बीजेपी का साथ दिया था, जो लोकतंत्र के लिए खतरे जैसा है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।